International Group of Colleges, Liya Campus. Dr. Muhammad Imran Kanjal is here. Dear students, आज हमने मॉलिक्यूल के बारे में देखना है कि मॉलिक्यूल क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली का क्या मतलब है। एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली मीन्स कि अगर हम डेफिनेशन में देखें तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द प्योर सब्सटेंस यानी वो छोटे से छोटा ज़रा जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब होता है कि हर वो सब्सटेंस इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है जो स्टेबल हो। अब स्टेबिलिटी की क्या कंडीशन है कि अगर किसी एटम किसी सब्सटेंस के आखिरी यानी वैलेंस शेल अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो इट मीन्स कि वो स्टेबल है और वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। अगर वैलेंस शेल यानी कि लास्ट शेल कंप्लीटली फिल नहीं है, यानी जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश है उतने इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हैं, तो इट मीन्स कि वो अनस्टेबल होगा, और अगर अनस्टेबल होगा तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन की एग्जांपल ली है। अब नाइट्रोजन के आखिरी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम काउंट करें तो वो हमारे पास 5 है, और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यानी नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन इस फॉर्म में स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, तो ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फिर ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा ताकि इसका वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट हो जाए और ये स्टेबल हो जाए, और फिर ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा। तो इस फॉर्म में नाइट्रोजन के क्योंकि आखिरी शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, तो ये मॉलिक्यूल भी नहीं है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ तो इसमें मैंने नियॉन की एग्जांपल ली है, और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि किसी भी एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना ऑक्टेट रूल कहलाता है। अगर हम देखें तो नियॉन के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इस तरह ये स्टेबल होगा, और अगर ये स्टेबल होगा तो ये मॉलिक्यूल भी होगा। याद रखिएगा, सिवाय नोबल गैसेस के जो कि हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन वगैरह, सिर्फ इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ये स्टेबल होते हैं, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं और ये मॉलिक्यूल होते हैं। इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता और वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। इससे नेक्स्ट अगर हम क्लासिफिकेशन देखें मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स को हम डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, और जब हम किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करते हैं तो हम किसी ना किसी चीज़ की बेस पर क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर जनरल वे में अगर आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो सपोज अगर हम एफएससी की क्लास के स्टूडेंट्स में उनको कहते हैं कि जिन स्टूडेंट के मैट्रिक के अंदर 1000 प्लस मार्क्स हैं वो एक साइड पे सेपरेट हो जाएं, और जिनके 1000 से कम मार्क्स हैं वो एक साइड पे अलहदा हो जाएं। तो हमने उनको सेपरेट कर लिया, उनको 2 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया। किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ मैट्रिक्स। तो जब भी हम मॉलिक्यूल्स की भी क्लासिफिकेशन करते हैं या किसी भी चीज़ की क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम किसी ना किसी चीज़ की बेस पे करते हैं। तो यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल को कुछ क्लासेस में डिवाइड किया है
तो सबसे पहले हमने इनको क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ एटम, कि किस तरह के, किस किस्म के एटम जो हैं वो मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद होते हैं। दूसरी टाइप जो हमने क्लासिफाई की है मॉलिक्यूल्स को, दूसरी क्लास है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल, और थर्ड हमने इनको ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे क्लासिफाई किया। अब हम इनको बारी बारी हम इन तीनों टाइप्स को, तीनों क्लासिफिकेशंस को सेपरेट जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इनको ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ एटम्स की बेस पे क्लासिफाई करते हैं। जब हम मॉलिक्यूल्स को ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ एटम्स की बेस पे सेपरेट करते हैं तो इसकी दो तरह की क्लासिफिकेशंस हमारे सामने आती हैं। एक हमारे पास होती है होमोजीनियस और एक होती है हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल। होमोजीनियस मॉलिक्यूल्स को अगर हम देखें तो होमो का मतलब होता है सेम, यानी अगर हम यहाँ पे होमो और इसका मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है सेम। होमोजीनियस मीन्स सेम। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो अगर एक तरह के हैं, एक जैसे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स हैं और दोनों के दोनों सेम हैं, दोनों ऑक्सीजन के हैं। नाइट्रोजन के अंदर दोनों के दोनों सेम हैं। सल्फर के अंदर 8 एटम्स हैं और 8 के 8 जो है वो सेम है। तो ऐसा मॉलिक्यूल चाहे उसके अंदर एटम्स की तादाद जितनी भी है, हमने उसको नहीं देखना, आपने ये देखना है कि क्या वो एटम्स एक जैसे हैं या नहीं है। अगर वो एटम्स एक जैसे हैं तो वो होमोजेनियस मॉलिक्यूल होंगे। इसी तरह अगर हम हेट्रोजीनियस को देखें तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। अब यहाँ से आप अंदाजा आपको हो गया होगा कि हेट्रोजेनियस मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसके अंदर मौजूद एटम एक दूसरे से डिफरेंट हों, डिफरेंट टाइप के एटम्स हों। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे HCl की एग्जांपल देखें तो HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन ये तो डिफरेंट एटम्स हैं। वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखें तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट एटम्स हैं। अमोनिया के अंदर देखें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डिफरेंट एटम्स हैं। तो डिफरेंट एटम्स अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर हैं, चाहे वो कम है ज़्यादा है, जितने भी हैं, अगर वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो हम कहते हैं कि ये हेट्रोजेनियस मॉलिक्यूल है। तो ये पहली क्लास थी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम। ये मैं इसको रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम हम 2 क्लासिफिकेशंस में हम डिवाइड करते हैं, एक होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर तमाम एटम जो हैं वो एक जैसे होते हैं। हेट्रोजेनियस के अंदर वो एटम्स होते हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इसी तरह दूसरी क्लासिफिकेशन है मॉलिक्यूल्स की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे जब हम मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास अगेन 2 कैटेगरीज आती हैं, 2 टाइप्स आती हैं। एक है जी हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरी क्लास है हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो का मतलब होता है 1। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर सिर्फ एक एटम होता है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। और वो नॉर्मली हमारे पास नोबल गैसेस ही होती हैं। नोबल गैसेस क्योंकि अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, किसी के साथ उनको कंबाइन होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनका वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है। और ये मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया, अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में वैलेंस शेल अगर कंप्लीटली फिल होगा तो वो स्टेबल होगा, और अगर वो स्टेबल होगा तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकेगा, और अगर वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकेगा तो वो मॉलिक्यूल भी होगा। तो जो नोबल गैसेस हैं, सिर्फ नोबल गैसेस, उनका ऑक्टेट क्योंकि कंप्लीट होता है, वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, इस वजह से वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। और इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं तो वो मॉलिक्यूल भी है। तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक एटम होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ नोबल गैसेस ही होती हैं। दूसरी टाइप अगर हम देखें तो दूसरी टाइप में हमने यहाँ पे देखा है जी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी। मैनी से मुराद यहाँ पे मोर देन 1 होगा।
अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक एटम है तो वो मोनो एटॉमिक है, और अगर एक से ज्यादा एटम्स हैं, चाहे वो 2 हैं, चाहे वो 3 हैं, चाहे वो 10 हैं, तो अगर एक से ज्यादा एटम्स हैं तो उन मॉलिक्यूल्स को हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अगर उन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में स्पेसिफिकली ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 2 एटम्स हैं, तो हम उसको पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अलावा हम उसको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। डाई का मतलब 2 होता है, और अगर 3 एटम्स हैं तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल तो है, हम उसको स्पेसिफिकली ट्राई एटॉमिक भी बोल सकते हैं। अगर 4 एटम्स हैं तो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल फिर हम ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर मोर देन 1 एटम्स होंगे तो उन मॉलिक्यूल्स को हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब उसके अंदर जो एटम्स हैं, चाहे वो एक जैसे हैं, चाहे वो डिफरेंट हैं, हमने इस चीज को नहीं देखना। हमने देखना है कि क्या उस मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम है या एक से ज्यादा है। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास है मॉलिक्यूल की, वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल डेफिनेटली डिपेंड करता है उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ एटम्स, यानी एटम्स की तादाद उसके अंदर कितनी है, और उनकी शेप्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे, एटम्स की तादाद कम होगी, तो उससे बनने वाला जो मॉलिक्यूल होगा उसका साइज भी छोटा होगा। इसी तरह अगर हम देखें उसके अंदर साइज, अगर उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे तो उसका साइज भी बड़ा होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल इसकी जो क्लासिफिकेशन आती है मॉलिक्यूल्स की, उसमें 2 तरह के अगेन मॉलिक्यूल्स हैं। एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। अब यहाँ पे माइक्रो मॉलिक्यूल्स को अगर हम देखें तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कम होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की तादाद कम होगी तो उससे बनने वाला मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होगा, और अगर किसी मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद ज्यादा होगी तो उससे बनने वाला मॉलिक्यूल्स भी बड़ा होगा। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स यानी छोटा मॉलिक्यूल वो होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स या एटम्स की तादाद जो होगी वो कम होगी, 2 होगी, 4 होगी, 8 होगी, 10 होगी, तकरीबन इस रेंज में होगी। यानी अगर हम देखें तो ये वाटर है या सल्फ्यूरिक एसिड है या सल्फर है, तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर एटम्स की तादाद थोड़ी है, इतनी ज्यादा नहीं है। अब वो एटम्स चाहे वो एक जैसे हैं, डिफरेंट हैं, जो भी हैं, लेकिन इनके अंदर आपने सिर्फ एटम्स की तादाद को काउंट करना है। इसी तरह अगर हम दूसरी टाइप को देखें दूसरी टाइप है हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल, और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। और कोई भी मॉलिक्यूल बड़ा तब हो सकता है जब उसके अंदर एटम्स की तादाद ज्यादा होगी, यानी तकरीबन सैकड़ों हजारों में होगी। जैसे ये हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन बेसिकली क्या है, ये आपके ब्लड में पाया जाता है और ये आपके ब्लड को लंग्स से पूरे बॉडी में मूव करवाता है, पंप करवाता है। और इसका एक मॉलिक्यूल यानी हेमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल जो है वो इसमें तकरीबन कोई 10,000 से ज्यादा एटम्स होते हैं। अब देखें जी, अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है उसके अंदर एटम्स की तादाद 10,000 है या उससे ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो एक बड़ा मॉलिक्यूल होगा, और अगर बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो हम उसको मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो होप सो आप लोगों को माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स की तादाद कम होती है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स की तादाद ज्यादा होती है। लास्ट पे एक टर्म है एटॉमिसिटी। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो एटॉमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स होंगे, जितनी एटम्स की तादाद होगी, उतना उसकी एटॉमिसिटी होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लें, चाहे वो एटम्स एक जैसे हैं, चाहे वो एटम डिफरेंट हैं, जो मर्जी है, आपने सिंपली एटॉमिसिटी के लिए उस मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर लेना है।